साथियों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा सेट नंबर 9 जो हमने किया था उसको पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, पूरा उसका निचोड़ देख लेते हैं। फटाफट देखेंगे। वीडियो को लगभग 1 घंटा की होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे तो 3 घंटा चलेगा, लेकिन हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न से, किसी अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के कण लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करती है। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम कैसे किस दिशा में करता है? तो लंबवत दिशा में करता है। चलिए बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग सिंह एवं गर्त के रूप में माध्यम में गमन करती है। यह तरंग ठोस एवं द्रव के ऊपर परत पर गमन करती है। ठोस एवं द्रव के परत के ऊपर गमन करती है। प्रकाश तरंग भूकंप में उत्पन्न इस तरंग के सितार के तार के छोड़ने पर तार के उत्पन्न तरंग के अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग जो माध्यम के समांतर गमन करता है अनुदैर्ध्य कहलाता है। वह तरंग जो माध्यम के समांतर गमन करता है अनुदैर्ध्य कहलाता है। यह तरंग संपीड़न विरल के रूप में गमन करता है। ध्वनि तरंग भूकंप पी तरंग अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग भूकंप पी अनुदैर्ध्य है। विस्थापन के परिमाण तय की गई दूरी कम से कम या उसके बराबर हो सकता है। कथन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाले रेखा विस्थापन कहलाता है। दूरी विस्थापन के बराबर तभी संभव है यदि वस्तु सरल रेखा पे गमन करती है। चलिए विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य का अर्थ है वह वस्तु प्रारंभ या अंतिम बिंदु के समान है। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंदा गिराता है तो प्लेटफार्म पर खड़े प्रक्षेपक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग एक परवलय होता है। परवलय का मतलब ऐसा होगा। चलिए, यदि ट्रेन से गेंद को बाहर फेंका जाता है तो ट्रेन में खड़ा व्यक्ति इसका पथ सरल दिखाई देगा। यदि ट्रेन में कोई गेंद प्रक्षेपक ऊपर फेंकता है तो 3 प्रमुख बातें स्पष्ट होगी। ट्रेन के एक समान वेग में होने पर गेंद प्रक्षेपक के हाथ में गिरेगा। ठीक है, एक समान वेग होने पर वेग प्रक्षेपक के हाथ में गिरेगा। ट्रेन की त्वरित गति होने पर गेंद के प्रक्षेपक के पीछे गिरेगा। ट्रेन में मंद गति होने पर गेंद प्रक्षेपक के आगे गिरेगा। कम गति होगा तो आगे गिरेगा और तेज गति होगा तो पीछे गिरेगा। समरूप वेग में गति परिमाण एवं दिशा दोनों नियत रहता है। समरूप वेग में गति एवं परिमाण एवं दिशा दोनों नियत रहता है। असमान वेग में गति का परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्तित होता है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस भारतीय लेखक किरण देसाई का दूसरा उपन्यास है। इस पुस्तक के लिए 2006 में किरण देसाई को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुस्तक को 2007 में नेशनल बुक क्रिटिक्स कलर्स फिक्शन अवार्ड और 2009 में वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेखक दिया है, लेखक का पुस्तक दिया है, तो देखते हैं। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी का पुस्तक है। द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी का पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का है। द ग्रेट इंडियन नोवेल
शशि थरूर का है। द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर का है। सिलेक्शन डे अरविंद डिगा का है सिलेक्शन डे। तारीख़ मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास, इसके लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंद थे। तो तारीख़ हिंद अलबरूनी का है। तारीख़ हिंद अलबरूनी का है। तारीख़ फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी का। तारीख़ फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी का है। खजयान उल फतूह अमीर खुसरो का है। खजयान उल फतूह अमीर खुसरो का है। किताब उल रहेला इब्न बतूता का है। किताब उल रहेला इब्न बतूता। तारीख़ मसूदी अबुल फजल हुसैन अल बहरी का है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जैसे स्वशासित उपनिवेश के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से गोपाल कृष्ण गोखले ने संभाला था। 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस में प्रवेश किए और 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सार्वजनिक हित की संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें से 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कौन कौन प्रस्ताव पारित किए गए थे? 1906 में स्वराज की प्राप्ति किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन देना और विदेश वस्तुओं पर बहिष्कार करना। तो चलिए 1905 और 6 के गरम दल नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष थे। गरम दल के नेता कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। बच्चों की शिक्षा से संबंधित उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ा गई थी। इस संशोधन को संविधान में अनुच्छेद 21 के 1 के एम के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 के 81वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत संरक्षित प्राप्त है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख है। तो देख लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार 1922 में 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित तो 29 से 30 है। असंवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है। एक बार समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29 से 30, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति की उपलब्धियां तथा भाते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के संचित निधि में प्रभावित किए जाते हैं। भारत के संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 के ए में है। संचित निधि किस में उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन संचित निधि में जमा किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधित अधिनियम पारित करने पर ही इसे राज्य सरकार पैसा निकाल सकता है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भाता इसी निधि में संचित निधि में रखा गया है।
भारत के आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। आकस्मिक संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267। भारत के लोकलेखा कोष का उल्लेख संविधान का भारत का लोकलेखा कोष का उल्लेख संविधान का 266 में ही है, जिसे बोलते हैं संचित निधि। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होता है। सदा स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया। इसके अंदर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए थे। 11वां कर्तव्य 1986वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल अधिकार को जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य हो गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से, सोवियत संघ से लिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। चलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। डांडिया राष्ट्र लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। डांडिया नृत्य गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे नवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ढोलक, तबला, बोंगो, ड्रम जैसा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं चोली, घाघरा, बंधनी, दुपट्टा और आभूषण से सज्जित रहती हैं और पुरुष क्षेत्रीय पोशाक पहनते हैं। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो सपेरा जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। वर्ष 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया था। रासलीला उत्तर प्रदेश का है। रासलीला उत्तर प्रदेश मणिपुर में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो भगवान कृष्ण की लीला पर आधारित है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में, इन वनों में वर्ष में लगा 100 सेंटीमीटर वर्षा है। यह विशेषता सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत मान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णपाती वनस्पति भी कहते हैं। इन वनों में प्रमुख प्रजाति रोजवुड, महोगनी, एबनी, एनी आदि है। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिम ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्र भागों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इब्न बतूता मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका में 1333 ईस्वी में भारत आया। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई यात्रा वृत्तांत किताब उल रहेला इसका इब्न बतूता का है। इसमें उसने भारत के विषय का विस्तार से लिखा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया, जिससे उन्हें लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम 913 से 944 तक के शासनकाल में 1915 से 16 तक भारत आया था। इसका यात्रा विवरण मुरूज उल जहान नाम से प्रसिद्ध है। 1442 से 44 ईस्वी में फारसी यात्री
अब्दुल रजाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय। अब्दुल रजाक संगम वंश के शासक अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के विजयनगर साम्राज्य में भारत आया था। माका एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्य और 4 दिनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथन का मक्का का फसल का वर्णन किया गया है। मक्का एक खाद्यान्न फसल है जो मोटे अनाज के श्रेणी में आता है। यह C4 कार्बन 4 पौधे के अंतर्गत आता है। इसके लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यकता होती है। यह खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। मक्का तीनों ऋतुओं में खरीफ, रबी, जायद तीनों में उगाया जाता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2022 के अनुसार मक्का में प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार हैं। वर्ष 2024 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो देश का 15% मक्का उत्पादन करता है। कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, गहरी भरपूर दोमट या लावा निर्मित या ढलानुमा भूमि की आवश्यकता होती है। चलिए, बाजरा मुख्यतः खरीफ फसल है। इस फसल के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चुकंदर एक कंदवर्गीय फसल है। इसकी खेती के लिए बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी का सबसे उपयुक्त माना जाता है। देवेंद्र झरझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आईओसी का अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु पुल है। अटल सेतु पुल मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। अटल सेतु पुल 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। 21.8 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है और सबसे लंबा समुद्री पुल दोनों है। मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज पुल को राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी जाना जाता है। पंबन पुल भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में एक रेल सेतु है। पंबन पुल भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में एक रेल सेतु है। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हुगली रेलवे स्टेशन, जो कर्नाटक राज्य में है, 1507 मीटर में स्थित है। भूपेन हजारिका सेतु ढोलो सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। यह सेतु लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी का एक मुख्य उप नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर रियासी जिले में स्थित है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 को इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS को लागू किया गया है। भारत ने 1 जुलाई 2024 को आधिकारिक तौर पर 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। पुराने मामले के लिए दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय न्याय दंड संहिता 1860 लागू होगी। 1 जुलाई से लागू होने वाले कानून इस प्रकार है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, इसे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड IPC 1860 को प्रतिस्थापित करने के लिए लागू किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, यह दंड प्रक्रिया 1898 क्रिमिनल प्रोड्यूसर CRPC
वो 1898 को प्रतिस्थापित करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा 2023 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है। फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। कण के वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर mv²/r होता है। वृत्तीय गति में वृत्त पथ पर अनंत बार दिशा परिवर्तित होता है, जिसके कारण वेग कभी एक समान नहीं होता है। यदि वृत्तीय गति में चाल एक समान होता है तो इसे एक समान वृत्त गति कहते हैं। वृत्त के केंद्र के बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। वृत्त के केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह बल काल्पनिक बल है। तापमान को बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर गैस के अणुओं की गति उच्चतर होती है। गैस का अणुगतिक सिद्धांत निम्न है। पहला, स्थूल स्तरीय गुण दाब, ताप और आयतन आदि हैं। सूक्ष्म स्तरीय गुण चाल, संवेग, गतिज ऊर्जा आदि हैं। आदर्श गैस द्वारा आरोपित बल व्यंजक इतना अणु का मध्यम। चलिए, ये सब तो न्यूमेरिकल के लिए है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि को निवारण के लिए फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, ज्यादा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया कहते हैं। दृष्टि वैषम्य अस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। अस्टिग्मैटिज्म में क्षैतिज दृष्टि अच्छा लेकिन ऊर्ध्वाधर दृष्टि प्रभावित रहता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया, बम्बई में किया था। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 बम्बई में किया था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर को स्थानांतरित किया गया। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म में व्याप्त दोष को उजागर करके उसके दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित करना। इन्हें बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध में किया गया तथा विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह को समर्थन किया गया। आर्य समाज ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। सत्य प्रकाश आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। सत्य प्रकाश दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए, सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देनदारी अभिव्यक्ति सही है। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों को प्राप्तियों से होता है। सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को घटाने से सकल प्राथमिकता घाटा प्राप्त होता है। निवल राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज भुगतान को घटाने से निवल प्राथमिकता घाटा प्राप्त होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी से 5.9 रहा। केंद्रीय बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.9 रहा। किसी पिंड को थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग कहलाता है। किसी पिंड
किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग कहलाता है। जब किसी पिंड पर कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहता है, उस पिंड के वेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है, तो उसे आवेग कहते हैं। आवेग बल गुणे समय अवधि बराबर संवेग होता है। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग पर आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग पर आधारित उदाहरण है रेत या पानी पर कूदने पर संपर्क समय अधिक होता है, अतः बल का मान घट जाता है और हमें चोट नहीं लगती है। तेज दौड़ने वाले धावक दौड़ समाप्त करने के बाद रुकने के लिए अपने वेग को धीरे धीरे कम विराम में आते हैं। चीनी मिट्टी के कांच बर्तन के पैकिंग पूर्व कागज या गत्ते लगाकर किया जाता है। आवेग या मान धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो जाता है। ब्लू लाइन बैडमिंटन सम्मिलित नहीं है। ब्लू लाइन आइस हॉकी से संबंधित है। ब्लू लाइन किससे संबंधित है? आइस हॉकी से संबंधित है। चलिए खेल और शब्दावली दिया है, देख लेते हैं। बैडमिंटन का शब्दावली कौन है? स्मैश डबल फॉल्ट बैडमिंटन का स्मैश डबल फॉल्ट बैडमिंटन का है। अटैक सीब आउट कुश्ती का है। स्ट्रोक बंकर गोल्फ का है। फुल बैक थ्रो इन फुटबॉल का है। फॉल्ट सर्विस लॉन टेनिस का है। फॉल्ट सर्विस लॉन टेनिस का है। संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 45 में के अंतर्गत है यह प्रावधान है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और शिक्षा का प्रबंध करना राज्य सरकार का दायित्व है। 0 से 6 वर्ष कहेगा तो अनुच्छेद 45 में पोषण और सुरक्षा देने का प्रावधान, 45 में 6 से 14 कहेगा तो अनुच्छेद 21 के कम है। 86वां संविधान संशोधन 2002 निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उदित है यानी लिया गया है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में अनुच्छेद 338 के क के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पृथक कर प्रावधान किया गया, अलग कर दिया गया अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति को। 89वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 82 के तहत संसद को जनगणना के बाद परिसीमन आयोग को नियुक्त करने के लिए कहा गया। संसद को जनगणना के बाद परिसीमन आयोग को नियुक्त करने के लिए कहा गया। बोला घटना को कलाक्रम में कम करे तो सूरत विभाजन, मालवा मिंटो सुधार, होम रूल, खेड़ा सत्याग्रह और था। चलिए तो सूरत विभाजन का मूल कारण रणनीति को लेकर गरम दल और नरम दल में मतभेद हुआ था। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन 1907 रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। 1907 में सूरत रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। सूरत फूट का तत्कालीन कारण था अध्यक्ष पद को लेकर। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मालवा मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मालवा मिंटो सुधार के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता बीजारोपण हो गई। गांधी जी का कथन है कि मालवा मिंटो सुधार भारत को सर्वनाश कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। भारत में होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम किया था, 1916 में किया था।
भारत में होम रूल लीग का जननी एनी बेसेंट है, 16 में ही होता। भारत में होम रूल लीग का आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित है। खेड़ा सत्याग्रह में सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाए थे। प्रांतीय असेंबली में बम फेंकने के समय सरदार भगत सिंह की आयु 21 वर्ष से कुछ अधिक थी। भगत सिंह एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तेईस मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके दो अन्य साथियों को सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंके थे। उस समय स्पीकर विठल भाई पटेल थे। उन्नीस सौ 28 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। 1908 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था। 1930 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्य यात्रा प्रारंभ किया। टोटल 78 + 1 79 हो गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नवसारी जिला गुजरात पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून को तोड़ा। नमक कानून का अवज्ञा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत और प्रसार हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए गए अन्य कार्यक्रम थे नमक कानून का उल्लंघन, सरकारी सेवा शिक्षा केंद्रों को उपाधियों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों का दुकानों पर धारणा देना आदि। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जलाना, कर आदि की रोकना। भूलाबाई देसाई 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश वकील हुए थे। आजाद हिंद फौज INA के गिरफ्तार अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खान पर राजविद्रोह का आरोप में लगाकर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए गए। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इनकी सजा माफ कर दी थी। लॉर्ड वेवेल ने इनकी सजा माफ कर दी थी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई नेतृत्व के इन कार्टूज को पैरवी की थी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील सौराष्ट्र के एक कृत्रिम झील है, सौराष्ट्र गुजरात में। शक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र क्षेत्र से चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्रीय अधिकारी सौराष्ट्र पुष्पगुप्त ने करवाया था। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल 5वीं सदी में भी इसे झील का जीर्णोद्धार कराया गया था। नौसेना अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशल्स देश में किया गया था। कैटलेस बहुदेशीय अभ्यास है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। चुनाव के बारे में छोड़िए, करंट अफेयर पुराना हो गया, देखते हैं।
बुनियादी पशुपालन संख्याई के अनुसार 1, 2, 3 भारत के विश्व स्तर पर दूध उत्पादन अग्रणी है, जबकि अंडा उत्पादन में दूसरा स्थान है। सही है। भारत के शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। शीर्ष में दूध उत्पादक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है। जब द्रव्य को गर्म किया जाता है तो उसका प्रसार होता है, जिससे द्रव्य में प्रकाश का वेग बढ़ता है, जिसके कारण अपवर्तनांक का मान घटता है। प्रकाश का अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से भी घटता है। चलिए देख लेते हैं कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक 3.33 होता है। एथिल अल्कोहल का अपवर्तनांक 3.36 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 से लेकर 1.9 होता है। फिलंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। फिलंट कांच का 1.65 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.2 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाले फिटकिरी का रासायनिक दृष्टि से एक द्विलवण है। फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। फिटकिरी को पोटास-एलम या केवल एलम के नाम से भी जाना जाता है। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र K2SO4 × Al2SO4 का SO4 × 24H2 होल साइज होता है, लेकिन नहीं दिया है। एलम के प्रकार पोटास एलम, अमोनिया एलम, क्रोम एलम। वायुमंडल में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन गैस के स्थिरीकरण हो सकता है। दलहनी फसलों को जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथि वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठा करके भूमि का उर्वरता बढ़ाती है। नॉस्टॉक एनाबिना शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नॉस्टॉक और एनाबिना। नाइट्रिक कारक जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रिक कारक जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है, जैसे नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम असहजीवी जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करता है। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन और माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन व अमोनिया में बदल देता है। यह प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाता है, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। जहांदार शाह मुगल गद्दी पर फर्रुखसियर, मुहम्मद शाह एवं अहमद शाह इन तीनों पहले ही बैठा था। औरंगजेब के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाला शासकों में जहांदार का क्रम स्थान द्वितीय था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाला बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम मुआजम था। मुआजम मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से बैठा था। बहादुर शाह प्रथम को बेखबर भी कहते थे। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक था। बहादुर शाह प्रथम के मुगल गद्दी पर जहांदार शाह बैठा था। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 तक था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 था। फर्रुखसियर को 1719 में मारे जाने के बाद मुगल गद्दी पर वर्ष 1719 में दो राजकुमार रफीक उद दरहाज एवं रफीक उद दौला को बैठाया गया।
मुगल गद्दी पर मोहम्मद शाह का काल 1719 से लेकर 1748, जबकि अहमद शाह का काल 1748 से लेकर 1754 था। चलिए आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893, 1906। 1886, 1893, 1906 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में हुए, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का। 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी बने थे। और 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रति व्यक्ति आय के आकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। 1867 से 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था। धन का वर्गीकरण सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागने में सफल रहे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में नेता का एक प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण अपने साथियों को रामानंद मिश्र, भूपेंद्र शुक्ला और गुलाबचंद गुप्ता, शालिग्राम एवं सूरज नारायण सिंह के साथ जेल की दीवार को लांघकर भागने में सफल रहे। हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में चले गए। नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों की मदद से एक क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय रूस के थे। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ था। लियो टॉल्स्टॉय की मृत्यु 20 नवंबर 1910 को हुआ था। लियो टॉल्स्टॉय अहिंसा के समर्थक थे और धार्मिक रूढ़िवादी और विरुद्ध अपना विचार दिया, अतः उन्हें आलोचकों द्वारा आध्यात्मिक अराजकता भी कहा गया। टॉल्स्टॉय के विश्व के महान लेखकों की प्रति पंक्ति में देखा जाता है। टॉल्स्टॉय की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना के रूप में वार एंड पीस अन्ना कैरेनिना को माना जाता है। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय की रचना द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यूज काफी प्रभावित हुए। द किंगडम ऑफ गॉड विद यू। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रकूट ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 1937 में 7 की 35 छोड़ देते हैं। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को विजय प्राप्त के बीच संधि हुई थी। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि 1919 में जर्मनी के काफी प्रदेश से आर्थिक और सैनिक शक्ति उठान पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनवरी 1919 में मित्र राष्ट्रों के गुट ने पेरिस में जो सम्मेलन किया था, उसमें 5 संधियों का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण एक प्रारूप वर्साई का संधि था। चलिए अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर दिए गए 3 ग्रहों के मंगल अणु तो सीधे हम पढ़ लेते हैं सर। पहले बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। सौरमंडल में आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। चलिए, सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व की पृथ्वी,